हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे और ये पेपर 2 है जो कि 18 जनवरी 2023 को हुआ था। तो इसमें आज हम लोग जो है सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसमें जो है पेपर 2 में जो आपका जो सोशल साइंस को भी कवर किया गया, तो 2 वीडियो डाला गया है जिसमें कि टोटल यानी कि 30 करके क्वेश्चन है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कथन में बोला जा रहा है अधिगम यानी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है और विकास जो होता है वह दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही भी बात है। उसके बाद कारण में देखिए क्या बोल रहा है, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है। ये भी बात सही है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगी, आपका कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे देखिए अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करती। जब आप लोग अच्छे से मतलब अधिगम करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, नई नई चीज़ों की जो है क्या होता है, सृजन होता है। तो ये भी बात जो है सही है। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। उसके बाद सेकेंड नंबर है आपका क्वेश्चन, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। बच्चों में जो विकास होता है, विकास कैसा होता है, विकास जो है आप लोग विकास को देख नहीं पाइएगा, जबकि आपका जो है वृद्धि जो होता है, वृद्धि और विकास में कभी कभी अंतर जब आप लोग पढ़ेंगे तो वृद्धि जो होता है क्या होता है, वह अनुपातिक होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई होता है, बट विकास में नहीं होता है। वृद्धि जो है वह एक निश्चित समय तक होता है, वो निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। बट विकास में जो है वह मतलब कि अनंत होता है, वह उसके लिए सीमा कोई लिमिट नहीं रहता, वह मतलब कि जीवन पर्यंत विकास होते रहता है। और आप जो है वृद्धि को नाप सकते हैं, विकास को नहीं नाप सकते हैं, वृद्धि को देख सकते हैं, विकास को नहीं देख सकते, यही होता है अंतर। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बाद बाकी आप लोग और 3 जो ऑप्शन है उसे भी पढ़ेंगे, वो सारे ऑप्शन जो है विकास से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। आपको बताना है कि किस प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो है समाज में रहने के दौरान जो है अपने तौर तरीके, रहने के, खाने के, बैठने के, बात करने के, ये सारे तरीके जो है सीखते हैं। तो किसके अंतर्गत, समायोजन, अधिसंज्ञान, सामाजिकरण, पृथक्करण। तो ये जो है बच्चे सामाजिकरण के दौरान जो है बच्चे जो है अपने संस्कृति को, सभ्यता को, रहने, खाने, बैठने, पीने, बात करने, ये सारे तौर तरीके सीखते हैं। किसके अंतर्गत, सामाजिकरण के अंतर्गत। और सामाजिकरण का यदि पूछा जाएगा कि पहला जो होता स्टेप क्या होता है, तो वह परिवार होता है, जहाँ माता पिता भाई बहन से सारे चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद सेकेंड में आपका क्या आ जाता है, सेकेंड में आपका जो है विद्यालय यानी कि स्कूल आ जाता है। उसके बाद थर्ड में आपका मीडिया आ जाता है। पहला मतलब कि सामाजिकरण यदि पूछा जाए कि बच्चों का कहाँ से शुरू होता है, तो परिवार से शुरू होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कथन में बोला जा रहा है कि 6 वर्षीय जो है सरला संरक्षण और क्रमांकन को जो है के कार्य को नहीं कर सकती है। मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में जो संरक्षण होता है और क्रमांकन होता है उसके बारे में जो है सरला जो है 6 साल की हो गई है, बट ये सारे कार्य को जो है नहीं कर सकती है। उसके बाद तर्क में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है किसी भी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। देखिए यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होता है तो इसमें मतलब कि कुछ परेशानी बच्चे को होता है, जैसे कि मतलब कि 1-2 गिलास दे दीजिए बच्चे को, एक चौड़ा गिलास दे दीजिए, एक दे दीजिए आप लंबा गिलास, तो बच्चे क्या कहेंगे कि लंबा वाला जो गिलास होता है उसमें ज़्यादा पानी आता है। मतलब कि इस तरह से बच्चा जो अंतर नहीं कर पाता है और छोटा बड़ों में भी अंतर नहीं कर पाता है। सही से जो है किसी भी चीज़ को जो है पहले बड़ा को लगाना फिर छोटा को लगाना, इस तरह से बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे लेकिन बोला जा रहा है क्या कि बच्चों की स्थिति में कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो दोनों आपका यहाँ पे जो सही है, बट जो है एक तरह से आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा, आर जो है सही व्याख्या नहीं है ए की। तो इस तरह से आपका दोनों जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की इस तरह का जो होता है कि उसमें जो है
संरक्षण की और क्रमांकन की इस सारी चीज़ों में जो है कार्य मतलब काफ़ी कुशलता से नहीं कर पाते हैं, उससे परेशानी होता है। जब वह संक्रियात्मक में आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक में, उसमें फिर अच्छे से बच्चे सारे चीज़ को कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पियाजे के अनुसार जो है वो संज्ञानात्मक जो दिया है सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का पियाजे, उसमें कौन सा जो है फैक्टर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो गतिविधि। तो गतिविधि के द्वारा जो है बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, संज्ञानात्मक विकास बच्चों में ज़्यादा होता है। और गतिविधि और उनके अनुभवों से जो है सक्रिय संबंध के माध्यम से बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा जो सूचनाओं को आत्मसात भी करते हैं, ऐसा जो है पियाजे साहब जो है बताए हैं। तो आप लोग इससे याद रखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभाता है, तो गतिविधि आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, उम्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है। क्या है? उम्मेद वह जो है चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। अब देखिए, उम्मेद के पिता जो कुछ चॉकलेट लाए हैं, वह चॉकलेट जो है वो अपने मेहमानों के लिए लाए, इसीलिए वह चॉकलेट को नहीं खाते हैं। यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मेद जो है नैतिक विकास के किस चरण में है। तो मतलब उम्मेद को ऐसा लगता है कि उनके पिता जो कुछ चॉकलेट लाया बट वो खाता नहीं, उसको जो एक तरह से डर हो जा रहा है बच्चे के अंदर कि यदि हम मतलब कि लेते वक्त खाते वक्त यदि पकड़ा गए तो बाद में मेरा क्या होने वाला है, पिटाई होने वाला है। तो इस तरह से वह जो नैतिकता के किस चरण में है, तो यह जो है उसको डर हो रहा है, भय हो रहा है, और एक तरह से वो अपना पिताजी का आज्ञाओं का पालन कर रहा है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे अपने पिता के डर से यह कम नहीं कर रहा, चॉकलेट को नहीं खा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों के साथ साझी गतिविधि करती है। तो किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की जो प्रतिक्रिया तब मतलब कि मजबूत होगा जब बच्चे जो है अपने से बड़े मतलब वयस्कों के साथ जो है वह जब साझा करेगा और गतिविधि करके वह सीखेगा। तो यह किसने कहा, तो लेव वाइगोत्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जब एक शिक्षक एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाते हैं तब यह मदद क्या कहलाता है। एक शिक्षिका है, वह बच्चे को कुछ मान के चलिए बनाने के लिए उसको जो प्रश्न दिए उसको सॉल्व करने के लिए, बट वह बच्चे जो सॉल्व मतलब कि प्रश्न का हल करने में फंसते हैं, तो शिक्षक मतलब शिक्षिका क्या करती है, उसको जो कुछ कुछ हिंट्स दे रही है, कुछ कुछ इशारे दे रही है कि ऐसे करो ऐसे करो, और उसके जो परेशानी है वह सॉल्व कर ले मतलब कि हो जाता है। तो इस तरह से जो कुछ कुछ अलग अलग इशारे दिया जा रहा है उसको सॉल्व करने के लिए और उसकी तकलीफ की मदद करने के लिए, यह क्या कहलाएगा, यह जो है पार्ट यानी कि एस्केप होल्डिंग कहलाता है। ये आप लोग मतलब कि गांठ बांध लीजिए कि पार्ट से जो है एक क्वेश्चन एस्केप होल्डिंग से आपका जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। और इस बार तो ऑफलाइन एग्जाम है, आप लोगों को पता चल ही गया है, तो एक ही दिन में पूरे भारत में एग्जाम होना है, तो सबके लिए एक समान क्वेश्चन रहेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसमें भी आप लोगों को जो है पैसेज बनाने में बहुत ही अच्छा रहेगा, तो जो कि ऑफलाइन एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, जब एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम होता है तो किस प्रकार का अधिगम होता है, विद्यार्थी कैसे होते हैं, शिक्षक कैसे होते हैं। तो आप लोग प्रगतिशील जैसे ही नाम पढ़े तो आप लोग को प्रगतिशील से पता चल गया होगा कि प्रगतिशील कक्षा वैसा होता है जब शिक्षक भी सक्रिय रूप से और बच्चे भी सक्रिय रूप से कक्षा में जब रहते हैं, किसी भी बात को पढ़ते हैं सुनते हैं, और शिक्षक भी सक्रिय रूप से जब पढ़ाते हैं, तब वह कक्षा एक प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत आता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। तो का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, ये ऑप्शन देखिए कितना सटीक है। प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम होता है उसमें विद्यार्थी अपने छात्र क्या करता है, सक्रिय रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर के अपने कार्य मतलब कि कार्यों को स्वयं करता है, स्वयं जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है, मतलब कि सृजन करता है नए नए चीज़ों का। तो वही तो प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं कि इस बार जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है या मतलब कि ज़्यादा अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं कि ऑफलाइन के बारे में आपका क्या राय है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणाओं को चुनौती दी है? आपको बताना है कि हावर्ड गार्डनर के बारे में आप लोग को पता होगा कि बहुबुद्धिवाद का जो सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो पहले बताया जाता था कि बुद्धि एक प्रकार का होता है, एक आयामी होता है, बट जो है हावर्ड गार्डनर साहब ने बोला कि बुद्धि जो है बहुआयामी होता है, बहुत मतलब कि अलग अलग प्रकार के होते हैं और जो है व्यक्तियों में अलग अलग डिग्री में होती है। तो इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि हर एक व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो व्यक्तियों के पास अलग अलग डिग्री में होता है, इन्होंने कहा। तो हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणाओं को चुनौती दी है आपको बताना, जैसे बुद्धि के पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बुद्धि पूर्व निर्धारित, बुद्धि जो है कभी भी पहले से निर्धारित नहीं होता, बुद्धि कभी भी पहले से निर्धारित नहीं होता। और देखिए सेकंड में क्या, बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, ये उनको लिए धारणा क्या थी, चुनौती थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है कि बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, मतलब एक आयामी नहीं है। इस तरह के लिए वो उन्होंने इस चुनौती को जो सिद्ध किया। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग क्या कहेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब किसी भी चीज़ में तर्क कौशल, अमूर्त विचार, पैटर्न बनाना, ये सारे गणित की बात है। तो गणित की बात है, तर्क कहाँ लगाते हैं बच्चे? गणित में हिसाब बनाने में अपना अपना तर्क देते हैं। तो यह तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन से भी आप लोग इस आंसर को कर सकते थे इजीली। उसके बाद देखिए क्या है, लेव वागोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार की दिशा देता है को दिशा देता है डैश कहलाते हैं तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। तो लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है। स्ववाक क्या हो गया, जो अपने खुद मतलब कि जो बोला जाता है अपने आप में, तो वह जो है वह सोच के वह व्यवहार को एक अच्छा दिशा भी देता है। मान के चलिए अपने आप में कुछ नए चीज़ों को सोचे, मन में सोचे, और वह चीज़ आपको जो है अपने कार्यों को करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी करता है। तो डैश उसे क्या किया जाना चाहिए, तो उस चीज़ को यदि उस तरह के बच्चे यदि सोचते हैं मन में खुद, तो उसको क्या कीजिएगा, प्रोत्साहित ही कीजिएगा। तो इस तरह से जो है स्ववाक्य एक तरह से निजी संवाद हो गया, और उस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो और सब में देखिए हतोत्साहित है, ये दोनों तो आपका गलत ही हो रहा है। और ये इसमें देखिए आत्म केंद्रित संवाद है, इस तरह से आपका गलत हो रहा है। तो जब बच्चे स्ववाक्य जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है वो आपका क्या कहलाता है, निजी वाक्य कहलाता है, निजी संवाद कहलाता है। तो निजी संवाद है तो उसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन क्या है, माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान सिखाने को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन में क्या करता है, माध्यमिक स्कूल में जो शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय उसे गणित और विज्ञान की चीज़ों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क में कहता है लड़की में भाषा पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ये बात एक तरह से आप लोग दोनों जो ऑप्शन पढ़े हैं, कथन और तर्क, दोनों आपको जो एक तरह से गलत ही लगता है। क्या यदि वह लड़का है तो उसको भाषा पढ़ाने की बजाय सिर्फ हम लोग गणित और विज्ञान के विषय में उसे प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ने के लिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, जो लड़कों में जो भाषा पढ़ने की जन्मजात, यहाँ पे लड़कों के बारे में बोला जा रहा है, शायद पहले लड़की बोला गया था। तो लड़कों में जो भाषा पढ़ने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। जन्मजात जो हर एक में सभी में सब मतलब कि सारे भाषा को पढ़ने और सीखने के लिए जन्मजात ही होती है। वैसे भाषा के बारे में जो भी बोला जाता है, अधिगम भाषा जो होता है वह जन्मजात ही होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जन्मजात नहीं होता। इस तरह से आपका जो है दोनों ही यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही आपका गलत हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 जो है बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे कथन भी गलत है और आपका जो है तर्क भी गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन जो है किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? जो विद्यार्थियों के छात्रों के लिए हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं, तो वह मूल्यांकन करने का हम लोगों का उद्देश्य वह नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा उद्देश्य जो नहीं होना चाहिए? जैसे पहला है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं किसी बच्चे को,
बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो वह बच्चे का जो है तैयारी का स्तर पता लगाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं करना चाहिए। शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने के लिए, ये भी सही है। बच्चों में डर और सिखाने का तनाव, ये देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 जो है, मूल्यांकन का कभी हम लोग का ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों में डर पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और सारे जो है ऑप्शन है वह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, बट ऑप्शन 3 जो है ये उद्देश्य नहीं होता है मूल्यांकन का कि बच्चे में डर पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना। तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया। शिक्षक को चाहिए कि वे, तो एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्र जो है अवधारणा आधारित ऐसे प्रश्न थे और उसका जो सभी ने क्या किया, गलत जवाब दे दिया। तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को डांटे और अधिक मेहनत करने की। जब बच्चे सही में गलत कर दिए तो क्या बच्चे को डांटना चाहिए? कभी नहीं डांटना चाहिए। माता पिता को बुलाकर शिकायत करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उनके माता पिता को ये छोटे से बात के लिए उससे माता पिता को बुला ले, तो ये भी नहीं करना है। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने के लिए, अब मान के चलिए वो गलत बना लिया तो क्या बार बार उसको वही प्रश्न लिखने के लिए कहेंगे तो उससे क्या उसका सही हो जाएगा? ऐसा भी नहीं करना है। छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाए और उसके अनुसार पढ़ाए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो जब शिक्षक जो है कोई भी सवाल देते हैं, बच्चे गलत बनाते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, क्या सॉल्व करने का तरीका है कि उसके वैचारिक चुनौतियों का पता लगे, बच्चे में कहाँ कमी है, किस चीज़ में कमी है, तब उसके अनुसार उस कमी को पता चला के मतलब कि चल जाएगा, तब उसके अनुसार जब उसे सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो वह बच्चा जल्दी सीख लेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि समावेशी मतलब क्या होता है, उसमें जो है सभी धर्मों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, जो विकलांग है, नहीं भी है, सभी प्रकार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पिछड़ा है, सभी को एक साथ जब उसके लिए हम लोग शिक्षा मतलब कि प्राप्त करेंगे, शिक्षा का अवसर देंगे, वही समावेशी के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला पढ़ते हैं हम लोग। यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे होते। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1। इसमें जो है समावेशी में क्या होता है, जो विकलांग है, जो विकलांग नहीं है, दोनों विद्यार्थियों को हम लोग साथ साथ उसे क्या करना, शिक्षा देना है। ये जो है समावेशी शिक्षा का एक उदाहरण है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें जो बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सिखाने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता। बिल्कुल सही बात है, आपका ऑप्शन 2 भी सही जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच अंतर ही सिखाने में बाधक के रूप में देखा जाता। ये जो है बिल्कुल गलत बात है, इसमें जो कोई बाधक के रूप में जो नहीं देखा जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह दोनों जो है आपका समावेशी के अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के बारे में एक अच्छा उदाहरण है। तो 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल है, क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, सभी व्यक्तिगत जो है विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना देना चाहिए, ये जो है आपका गलत हो जा रहा है। सभी सांस्कृतिक भिन्नता को मिटा देना चाहिए, मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए, ये भी गलत है। मानना चाहिए कि वह विभिन्नता कमियां नहीं है, ये देखिए सही बात है। उस शिक्षिका को यह मानना चाहिए कि उनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग चीज़ें उसके अंदर है, उन चीज़ और उसके लिए वह कमी नहीं है, इस चीज़ को जो है उसे मानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में, एक शिक्षिका विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय पर आने वाले, जो अंतिम छोर पे बच्चे हैं, वह जो अंतिम समुदाय का, 3 पिछड़े समुदाय के बच्चे हैं, वो बच्चे जब शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए शिक्षिका को यह नहीं मानना चाहिए मतलब कि वह जो है अलग अलग विभिन्नता से आती है, वो उनके लिए कमी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उनको यह मानना चाहिए कि विभिन्नता उनके लिए कमी नहीं है। जो उनके अंदर मतलब कि एक ही समाज में 2 लड़के हैं, किसी को चित्र बनाना पसंद है तो किसी को खेलना पसंद है, ये उनके अंदर जो विभिन्नता है वो उनका कमी नहीं है, यह चीज़ को मानना चाहिए शिक्षिका को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों को सिखाने में सहायक होगी? तो कौन सा तरीका?
आपको जो है बताना है कौन सा तरीका जो है एक समावेशी कक्षा में सिखाने में सहयोग होगा। तो सहयोगात्मक, सहयोग वाली जो कक्षा होगी, कक्षा में अधिगम होगा, वह समावेशी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक दूसरे के बच्चे जो है जब मतलब कि अलग अलग जाति धर्मों के बच्चे होते हैं तो वह एक दूसरों का जब हेल्प करेगा, एक दूसरे के जब सवाल बनाने में मदद करेगा, तो वह समावेशी कक्षा के लिए काफ़ी भी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट होगा। यदि कोई विकलांग बच्चा रहेगा तो उसका मदद करेगा उठने बैठने में, तो वह जो है समावेशी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए अगला क्या है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान या विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है कि ज़रूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। तो निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री जो है या शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है कि ज़रूरतों के अनुकूल व्यक्तिगत समायोजन है, उपयुक्त समायोजन है। पहला है बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए जो भी चीज़ें मतलब कि बाधा एक प्रकार से डालेगा उस चीज़ को क्या कर देना है, हटा देना है। उस चीज़ को मतलब कि वातावरण को जो है क्या करना, बाधा मुक्त वातावरण उसके लिए प्रयुक्त करना है। उसके बाद है मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रख कर आने जाने को सुगम बनाना, ये भी सही बात है। जो मेज कुर्सी रखा जाता है तो उसको जो है कोई अच्छे जगह पे रखे ताकि आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और रास्ता जो है अच्छा हो, यह भी सही बात है। मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग, ये भी सही है। मूल्यांकन अलग अलग प्रकार से होना चाहिए। तो ये जो है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए जो है ये सारे चीज़ जो है एक मतलब कि अनुकूलित होते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित होना चाहिए, मेज कुर्सी को सही जगह रखा जाना चाहिए, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या, निम्नलिखित में से रचनात्मक के विशिष्ट संकेतक कौन से है। रचनात्मक के बारे में बताया जा रहा है कि जो है इसमें से बताना है कि विशिष्ट संकेतक कौन है। पहला है आपका बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। ये जो है अभ्यास वाली बात, ड्रिलिंग वाली बात जब भी आता है वो ऑप्शन उतना सटीक नहीं होता। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, क्या रचनात्मक जो बच्चे होते हैं वो ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते, बिल्कुल गलत बात है, असमर्थ नहीं होते। जोखिम उठाना, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, जो भी रचनात्मक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जोखिम जरूर उठाते हैं। उसके बाद लचीलापन, ये भी सही बात, ऑप्शन नंबर 4। और जो है बोरियत के लिए असहिष्णुता, तो ये देखिए क्या है, तो ये भी जो है आपका जो है यानी कि बोरियत के लिए असहिष्णुता, ये भी आपका सही है। तो इस तरह से 3, 4, 5 किस में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 3, 4, 5 यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ऊपर से पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को जो है, तो इसमें तानाशाह या गतिशील है, दो मतलब है। तो यह जो है शिक्षक को जो एक गतिशील होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। और गतिशील और जो है सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें जो मेज और कुर्सी जिन्हें जो खिसकाया जा सके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को जो है गतिशील और जो है सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी को जो है खिसकाया जा सके। जो बच्चे के लिए छोटे छोटे कार्य है, मेज कुर्सी को इधर से उधर करना, उसमें हाथ बटाना, ऐसा जो है शिक्षक को होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, अधिगम को केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाले बदलाव देखना समस्यात्मक है। अधिगम को केवल जो है सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाले बदलाव देखने जो है समस्यात्मक है। तर्क में क्या बोल रहा है, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल क्रिया जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया भी शामिल है। इस तरह से यहाँ पे जो है दोनों ही आपका जो है कथन जो है और तर्क सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अधिगम को जो है केवल सीखने में अस्थायी व मापा जा सकने वाले बदलाव देखना समस्यात्मक है, ये दोनों कथन सही है। बट आपका जो है आर वह सही व्याख्या नहीं है, किसका, ए का है। यानी कि तर्क जो बताया जा रहा है वो सही तर्क मतलब कि कथन के बारे में नहीं दे पा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? तो अनुभवात्मक जो है, अनुभव वाली जो अधिगम होती है वह किस पर ज़्यादा जोर डालता है? सीखने में पुनर्वलन की भूमिका, करके सीखने की महत्ता। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर 2। जो अनुभवात्मक होती है, अनुभव मतलब वाली जो अधिगम होती है, वह जो उन बच्चे स्वयं जब करके जो सीखते हैं वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करके सीखने की महत्ता जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही ऑप्शन आपका सही भी है। उसके बाद देखिए क्या है, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो स्कूलों की सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं का अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम, मतलब कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, जो अधिगम कराया जाता है कक्ष में, उसके लिए बच्चे जो समर्थ नहीं होते, उस चीज़ को करने के लिए बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा समर्थ नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते, कैपेबल नहीं होते हैं, तो स्कूल को सबसे पहले किस बातों पर मतलब कि ध्यान देना चाहिए? तो जो है विद्यालय को जो है सबसे पहले इस पर जो है स्कूल और कक्षा के वातावरण और लोकाचार पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो है क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार के पर जो है सबसे पहले स्कूलों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ही बच्चे को तब मतलब कि पता चल जाएगा कि बच्चे में कहाँ कमी है, क्यों नहीं सीख रहे। तो उसके बाद जब अधिगम कराया जाएगा तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान समय में सामना कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही बात है, यानी कि समस्या समाधान में स्वानुभाविकता का प्रयोग का वर्णन करता है। तो विद्यार्थी वो अपनी खोज को उन स्थिति के समाधान के लिए सीमित कर देता है। कोई भी नए खोज जब करता है वह इस चीज़ के लिए सीमित कर देता है कि वर्तमान समय में जो समस्या उसे हो रहा है उस चीज़ से जो है वह लड़ने के लिए, उस चीज़ के समाधान करने के लिए यह जो है समस्या समाधान जो यह स्वाभाविकता के बारे में दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्या है, निम्न में से कौन सा कार्यनीति एक शिक्षक को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनियमनता को प्रोत्साहित नहीं करेंगी? तो इनमें से बताना कौन सा कार्यनीति जो है शिक्षकों के लिए जो है विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनियमनता को प्रोत्साहित नहीं करता है, तो कौन सा? तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा। तो पहला वाला ऑप्शन मतलब कि यहाँ पे चौथा डायरेक्ट आप लोग पढ़िए, विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए विद्यार्थियों को कभी एक दूसरे के बारे में उसको जो है मतलब कि तौलना नहीं है, नापना नहीं है कि वह तेज है वह कमज़ोर है। तुम देखो राजा से तेज है, राजा मतलब कि कमज़ोर है, राजा तुमसे तेज है, तुम कमज़ोर हो। इस तरह का कभी भी कक्ष में हम लोगों को एक शिक्षक होने के नाते नहीं करना है। और ना ही जो है कोई बच्चा तेज है कोई बच्चा कमज़ोर है तो कमज़ोर को कुछ मतलब कि नहीं बताएंगे, जो तेज है उसको ज़्यादा मतलब कि प्रोत्साहित करेंगे। तो एक दूसरे से जो है कम्पिटिटिव वाला भागना जो है कभी हम लोग को जागृत नहीं करना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों के जो सीखने की लक्ष्य की तरफ, बच्चे जो है अच्छे से सीखे, अच्छे से अधिगम करें, उस लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली तरीका क्या होगा? सबसे इफेक्टिव मतलब कि वे कौन सा होगा तो आपको बताना है। जैसा पहला, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना। क्या सिर्फ परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए इसके लिए बच्चे को मतलब कि आप अच्छे से पढ़िए इस तरह का दबाव डालना चाहिए? ये गलत बात है। उनके प्रदर्शन की हमेशा उनकी समकक्षियों से तुलना करना। अभी तुरंत हम लोग बताया कि बच्चों को एक दूसरे से कभी भी समकक्षियों से, सहपाठी से तुलना करना ही नहीं है। उसके बाद हर व्यवहार के लिए इनाम, देखिए इनाम और सज़ा प्रस्तुत करना। बच्चे यदि गलत कर दिया तो उसको सज़ा दे देंगे, डांट दे देंगे, मार देंगे। तो अगर यदि गलत किया तो उसको मतलब कि सही कर रहा तो उसको इनाम दे दिए, प्राइज दे दिए, अवार्ड दे दिए, ये भी नहीं करना हम लोगों को।
देखिए उनके सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना है। बच्चे अपने लक्ष्य को सीखे, इसके लिए उस चीज़ को सीखने में उसे काफ़ी ज़्यादा आनंददायी उस चीज़ को बनाना है, खुशी और उत्सुकता पैदा करना है। ये जो है उसके लिए है एक अच्छे लक्ष्य के तरफ प्रेरित करने का सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है। कौन सा? उसमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता का माहौल पैदा करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है? निम्नलिखित में से बताना है आपको कि कौन सा कथन जो है सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में जो है विश्वास का जो है समर्थन नहीं करता है। तो देखिए इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट आप लोग आ जाइए। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों के निष्क्रिय, हम लोग इसलिए इसमें बोले कि जैसे कि ये ऑप्शन में जैसे निष्क्रिय वर्ड लगा हुआ है तो हम लोग का डायरेक्ट माइंड जाता है कि निष्क्रिय, तो सीटेट में ऑप्शन हम लोग को पॉजिटिव होता ही नहीं, या तो निगेटिव ऑप्शन हो जाता है। तो किस चीज़ का समर्थन नहीं करना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। निष्क्रिय नहीं, सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे रखना, यहाँ पे लिखा गया है क्या? निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा। नहीं का जवाब नहीं में आपको मिल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी? तो इसमें मतलब कि बताना है आपको कि कौन सा रणनीति जो है छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता, काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी भी समस्या को हल करने के लिए, विचारों को हल करने के लिए वह बाधा के समान होगा। तो कौन सा? तो देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन आप लोग बड़ा वाला ऑप्शन को देखिए, छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए एक शिक्षक होने के नाते जो है बच्चों में इस तरह को कभी हम लोग गुण को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि छात्रों को समस्या देखने का केवल एक ही तरीका, किसी भी समस्या का हल कर रहा है, किसी भी मतलब कि मैथ्स के सवाल का भी हल कर रहा है, तो उसे जो है केवल इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि आप एक ही तरीका से इसको हल कीजिए। उसको जो है मतलब विभिन्न तरीक़ा से हल करने के लिए उसे बताना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और केवल एक ही चीज़ पे उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये सारे चीज़ को हम लोग को क्या करना है? रोकना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्या, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाएंगे? सपोज दैट मान लीजिए कि आप मिडिल स्कूल के शिक्षिका है, इन शिक्षिका होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों में जो आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाएंगे? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। प्रतिस्पर्धा के नाम पे आप लोग जब भी देखते हैं तो वो निगेटिव ऑप्शन होता है। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके ये भी गलत ऑप्शन है। सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, ये सही बात है। और यहाँ पे देखिए पुरस्कार देके, तो इस तरह से गलत हो जा रहा है। तो एक मिडिल स्कूल के शिक्षिका होने के नाते आप जो है बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाएंगे? उसको जो है काफ़ी ज़्यादा आनंद का अनुभूति देकर उस चीज़ के ओर अग्रसर करेंगे तो वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर किए। तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।